दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों तीन बड़े राज्य और 168 लोकसभा सीटों का सवाल, और इन 168 सीटों की बात जब भी हम करते हैं तो मामला जाकर रुक जाता है उन 168 में 144 सीटों पर, जिन 144 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने गठबंधन के साथ पिछला लोकसभा चुनाव एक तरफा जीता था। तीनों बड़े राज्य हैं, राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य, और इन तीन राज्यों के तीन चेहरों ने आज की तारीख में कहें तो न सिर्फ बीजेपी की, न सिर्फ आरएसएस की, बल्कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और जेपी नड्डा तक सबको असमंजस में डाल दिया है। यूं कहें कि सबकी नींद उड़ा दी है तीन चेहरों ने कि आखिर कैसे इनसे निपटा जाए, क्या किया जाए। और तीनों जगह अपनी अपनी मजबूरियां हैं। बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, बात बिहार की है और बात उत्तर प्रदेश की है। और ये तीन चेहरे कुछ तो घोषित तौर पर इंडिया गठबंधन में है और कुछ कभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी की मजबूरियां हैं कि वो उन्हें रोक नहीं सकती, रोकने का चारा भी नहीं है, और जहां रोकने की कवायद हो रही है वहां इतनी जबरदस्त कवायद कर रही है बीजेपी, ईडी भी अपनी कवायद कर रही है, जिससे मामला उल्टा पड़ रहा है। सिंपैथी, सहानुभूति उल्टा जिन्हें रोकने की कवायद हो रही है उनके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। बात सबसे पहले शरद पवार की। शरद पवार वो नेता जिन्होंने पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने दी और 60 महीने के यानी 5 साल के कार्यकाल में से 32 महीने तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार चलवाई। गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार जरूर गिरी, सरकार गिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सरकार गिरने के साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी का इकबाल बढ़ गया। पार्टी उद्धव ठाकरे की भी तोड़ी गई, पार्टी अजीत पवार के को तोड़ने के साथ साथ शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, कांग्रेस से भी अशोक चौहान को तोड़ा गया, लेकिन जितना तोड़ा गया महाविकास आघाड़ी वोटों के रूप में उतना ही ताकतवर होती चली गई। तो एक तरफ पार्टी तोड़ने की कवायद, दूसरी तरफ वोट जोड़ने की कवायद, और तीसरी तरफ लोकसभा चुनाव में 272 का आंकड़ा जुटाने की कवायद। इन तीनों कवायद के बीच आज का जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ वो देखने लायक है। शरद पवार के पोते रोहित पवार की चीनी मिल को, शुगर फैक्ट्री को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने उसमें तालाबंदी कर दी है और कहा गया है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने जो चीनी मिल रोहित पवार को बेची, उनकी कंपनी को बेची, वो बेचने का तरीका सही नहीं था, उचित कीमत नहीं लगाई गई। लेकिन यदि उचित कीमत नहीं भी लगाई गई, चलिए मान लेते हैं, तो जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगनी है उसी वक्त ये ईडी को याद आया है। ये तब क्यों नहीं याद आया जब ये चीनी मिल बेची गई, या तब क्यों नहीं याद आया जब नरेंद्र मोदी सत्ता में थे, तब क्यों नहीं याद आया जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, और तब क्यों नहीं याद आया जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी और तब भी ईडी का कंट्रोल दिल्ली में नरेंद्र मोदी यानी भारत सरकार के हाथ में था। यह तब क्यों याद आ रहा है जब चुनाव सर पर है। भ्रष्टाचार और वॉशिंग मशीन की चर्चा आप सुनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के दायरे में सब के सब राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार और सत्यवादी हो गए। वहां कभी ईडी नहीं जाती, और जब ईडी जाती भी है तो फाइलें भी भूल जाती है और नेता भी पकड़ के लाके बीजेपी में ज्वाइन करा देती है। अभी जनवरी महीने में ही पश्चिम बंगाल में तापस राय टीएमसी के नेता हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, और कल खबर आई कि तापस राय भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यानी ईडी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला रही है। यह आरोप जो विपक्षी दलों का है उसमें दम दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि शरद पवार से डर किस बात का? तो शरद पवार से डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पोस्ट पोल सिनेरियो में शरद पवार को कहीं कोई बड़ा ऑफर ना दे दे। सरकार ना बनती देख अगर ऐसी गुंजाइश बनी कि खंडित जनादेश की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो यह बात समूचे विपक्ष को पता है कि इस देश में शरद पवार का जनाधार भले ही महाराष्ट्र में सीमित हो,
पूरे देश में कोई करिश्मा कर सकता है, तोड़ फोड़ मचा सकता है, जिसके नाम पर, जिसकी क्रेडिबिलिटी के नाम पर पार्टनर तोड़े जा सकते हैं, तो वो शरद पवार है। क्या पता कल को कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद कह दे कि ठीक है शरद पवार ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो सरकार बना ले, इंडिया गठबंधन का पूरा सहयोग रहेगा। फिर उस परिस्थिति में क्या एकनाथ शिंदे के सांसद मानेंगे? क्या अजीत पवार के सांसद मानेंगे? क्या नीतीश कुमार मानेंगे कि शरद पवार को समर्थन ना दिया जाए, जो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है? क्या जयंत चौधरी मान जाएंगे? क्या एचडी देवेगौड़ा मान जाएंगे? ये सारे सवाल इस दौर में है। और क्या नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे? क्योंकि शरद पवार के रिश्तों की बात सभी जानते हैं। और शरद पवार की ताकत का अंदाजा देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी 35 सीट लड़ना चाहती है और केवल 13 सीटें अजीत पवार के लिए छोड़ना चाहती है, एकनाथ शिंदे दोनों के लिए छोड़ना चाहती है। क्योंकि 35 खुद लड़ेगी तो हालात भले ही खिलाफ हो, जीते या हारे, सहयोगी ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि सहयोगी ज्यादा जीतेंगे और मराठी प्रधानमंत्री का नारा लग गया तो कहीं वो हाल ना हो जाए जो प्रतिभा पाटिल को के रूप में मराठी राष्ट्रपति का नारा लगते ही महाराष्ट्र की सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होकर, बीजेपी के कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत के विरोध में खड़े होकर, प्रतिभा पाटिल के समर्थन में खड़े हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए बिखर गया था। वो हालात ना हो जाए तो शरद पवार से डर, राजनीतिक डर, शरद पवार की क्षमताओं से डर और पोस्ट पोल सिनेरियो में लोकसभा चुनाव के पहले की परिस्थितियों में तो सहानुभूति लहर की बात कही जा रही है कि बीजेपी खाता कहां से खोलेगी और जीतेगी कौन? नितिन गडकरी के अलावा भाजपा का दूसरा सांसद कौन होगा? महाराष्ट्र से दूसरा सांसद नितिन गडकरी के अलावा बीजेपी के टिकट पर कौन बनेगा? यह मैं अपने दर्शकों से भी कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी सीट है जो गडकरी के अलावा बीजेपी कंफर्म है आज की तारीख में कि वो जीत सकती है। स्वाभाविक है कि हमारे दर्शक ही बता पाएंगे, मैं तो बता पाने की स्थिति में नहीं हूं। तो एक सहानुभूति लहर का वहां खतरा है। दूसरा, शरद पवार की पोस्ट पोल, प्री पोल के साथ साथ पोस्ट पोल सिनेरियो में उनकी ताकत से खतरा है। और तीसरा, जनमत जब एक बार हाथ से निकल जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उसी ताकत के साथ स्वीकार करने की स्थिति में होंगे जैसे आज स्वीकार कर रहे हैं? बीजेपी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को स्वीकार नहीं किया, लाल कृष्ण आडवाणी को स्वीकार नहीं किया क्षमताएं चूकने के बाद, तो भला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या बिसात है कि उन्हें आरएसएस स्वीकार कर लेगी या बीजेपी स्वीकार कर लेगी? इस हकीकत को भी नरेंद्र मोदी जानते हैं, इस हकीकत को भी अमित शाह जानते हैं। तो शरद पवार की ताकत क्या है ये मैंने आपको बताया। हर परिस्थिति में उनकी ताकत है। और शरद पवार से आगे बढ़कर देखिए तो दूसरा राज्य चलते हैं बिहार। और बिहार में चिराग पासवान किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर पसोपेश की स्थिति में है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाने की स्थिति में भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास दो नावों की सवारी जैसी स्थिति है। बीजेपी को यह तय करना है कि क्या चिराग पासवान को छोड़ दिया जाए या नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बीजेपी किसी प्रकार से हाथ पैर पकड़ करके भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच अलायंस करवा दे तो वो अलायंस क्या दिल से अलायंस हो पाएगा? इसको लेकर सवाल है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को माफ कर देंगे। अगर माफ ही कर दिए होते तो चुनाव में जब सीट शेयरिंग हो रही है उस वक्त म्यूजियम और साइंस सिटी देखने लंदन नहीं जाते, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड नहीं जाते। दरअसल चिराग पासवान को नीतीश कुमार इस गठबंधन में देखना नहीं चाहते हैं। और भाजपा उन्हें अंदर खाने से जो खबर है कि भाजपा ने उन्हें अब तक कितनी सीटें दी जाएगी कोई कमिटमेंट नहीं किया है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। और चिराग पासवान यदि चुनाव लड़ भी गए एनडीए में रह के, उन्हें भी बखूबी पता है क्या नीतीश कुमार का कैडर, क्या नीतीश कुमार का प्रशासनिक तंत्र, क्या नीतीश कुमार की पार्टी का कोर वोटर, क्या वो चिराग पासवान को उनकी सीट से चुनाव जीतने देगा? क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी कैसे तीसरे नंबर की पार्टी बनी है और उसमें चिराग पासवान ने कैसी भूमिका निभाई है यह आप सबको पता है कि जेडीयू की सीटों पर ही खासकर चुनाव लड़ रही थी लोजपा, और जेडीयू को 2.5 से 3 दर्जन सीटों का नुकसान करा दिया था। खैर, चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर है लोकसभा में, 8 बिहार में और 2 उत्तर प्रदेश में।
और दलित वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पासवान वोटर, उसमें मुकेश सहनी को भी आप ऐड कर लें, सन ऑफ मल्ला यानी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, तो साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान के पास एक स्पष्ट रास्ता और सीधा सीधा ऑफर दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ चला जाए। क्योंकि दूसरा खतरा यह है कि आचार संहिता लगने के बाद यदि इंडिया गठबंधन ने मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी दलित नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें यदि प्रधानमंत्री पद का औपचारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया तो चिराग पासवान का पासवान वोटर कितना चिराग पासवान के साथ टिक पाएगा या वो दलित प्रधानमंत्री के नैरेटिव के साथ चला जाएगा, इसका अंदाजा भी चिराग पासवान को है। तो चिराग पासवान की जो स्थिति है उसमें चिराग पासवान को अब निर्णय लेना है कि क्या नीतीश कुमार के साथ अंत तक चलने वाले अविश्वास के माहौल में गठबंधन करे, या दूसरी तरफ जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यहां तक कि अखिलेश यादव ये हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं, मुंहमांगी सीटें दे रहे हैं, वहां क्यों ना चला जाए। और बीजेपी की स्थिति यह है कि चिराग पासवान को उनकी मुंहमांगी सीटें दे नहीं सकती, क्योंकि फिर नीतीश कुमार को छोड़ना होगा। और नीतीश कुमार के लिए भी वही स्थिति है कि लालू यादव भले कुछ भी कहें, दरवाजा खोलने की बात वो कह ही चुके हैं, कभी दरवाजा बंद करने की बातें भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज अगर भाजपा का साथ छोड़ दे वो उधर जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है, सत्ता है तो प्रशासनिक तंत्र है, सत्ता है तो प्रशासन पर नियंत्रण है। नीतीश कुमार को तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ नहीं सकती। दो में से एक चुनाव करना है, या तो चिराग पासवान या नीतीश कुमार। और स्वाभाविक है कि बीजेपी का झुकाव आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ होगा। तो चिराग पासवान उधर जाते हुए दिख तो रहे हैं, कम से कम आज की तारीख में दिख रहे हैं, कल तक मान जाए तो बात अलग है, लेकिन दिख रहे हैं। और चिराग पासवान उधर चले जाते हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा। अब चलते हैं तीसरा राज्य, उत्तर प्रदेश। मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, पार्टी का उत्तराधिकार उनके भतीजे आकाश आनंद को जा रहा है। उनका वोट गिर रहा है, 20% से गिरते गिरते 12.5% पर आ गया। और अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो वो 8-9% पर भी आ सकता है और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी खात्मे की तरफ भी जा सकती है। इस बात को मायावती समझ रही है और इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि 25 सीटों का ऑफर मायावती के लिए है। 25 सीटों का ऑफर जब मायावती के लिए है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है एक सीट बिहार में भी मिल जाए, एक सीट मध्य प्रदेश में भी मिल जाए, एक राजस्थान, एक हरियाणा और एक पंजाब में भी मिल जाए, एक सीट छत्तीसगढ़ में भी मिल जाए, पर यानी कुल मिलाकर 30 सीटें मायावती को मिल सकती हैं। और मायावती की प्राथमिकताएं क्या है? मायावती की प्राथमिकताएं है एक समृद्ध विरासत आकाश आनंद को सौंपना, यानी कम से कम 15-20 लोकसभा सीटों वाले सांसदों की पार्टी को आकाश आनंद को सौंपना, ताकि मायावती की विरासत, कांसीराम की विरासत, और कांसीराम ने दलित चेतना का जो प्रवाह किया वो प्रवाह अनवरत रूप से चलता रहे और उसकी तोहमत मायावती पर ना आए कि मायावती ने पार्टी खत्म कर दी। इसके लिए भी अंदर खाने बातचीत चलने की खबरें हैं। और आचार संहिता लगने के पहले आप जानते हैं कि ईडी के डर से कैसे डराया जाता है। हालांकि एक बात यह भी बता दूं कि मायावती को ईडी के सहारे हेमंत सोरेन की तरह जेल भेजने की हिम्मत मौजूदा दौर की सत्ता की नहीं है, क्योंकि मायावती इस देश की सबसे बड़ी दलित आइकन है। और मायावती जब देश की सबसे बड़ी दलित आइकन है तो उनको जेल भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिना कोई पीएम या दलित पीएम कैंडिडेट घोषित किए इंडिया गठबंधन यदि खड़गे के नाम का ऐलान ना भी करे तब भी इस देश का दलित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरफा पोलिंग करने की स्थिति में जा सकता है। तो बीजेपी ये काम कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी आचार संहिता लगने तक इंतजार किया जा रहा है। अंदर खाने से खबरें हैं कि मायावती और इंडिया गठबंधन की बातचीत भी चल रही है। अखिलेश यादव भी कहा जा रहा है बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान रोक कर रखे हुए हैं, वो कांग्रेस के मत्थे खेल रहे हैं। स्वाभाविक है, मायावती गठबंधन में नहीं आई है तो मायावती के मत्थे मरने का तो सवाल ही नहीं है कि वो आएंगी, इस वजह से हम घोषित नहीं कर रहे हैं। कोई भी याद रखिए अपने गठबंधन की लाचारी प्रदर्शित नहीं करता। भाजपा भी बिहार में अपनी लाचारी प्रदर्शित नहीं कर रही है, महाराष्ट्र में अपनी लाचारी प्रदर्शित नहीं कर रही है, बल्कि सहयोगी दलों का वोट लेंगे, सीटें कम देंगे। नीतीश कुमार को छोड़कर के कोई ऐसा सहयोगी दल बीजेपी के पास नहीं है जिसके पास अपना चेहरा और अपनी सत्ता हो। एकनाथ शिंदे के पास भी अपना चेहरा और सत्ता नहीं है, वो 1 या 2 विधानसभा सीटों के नेता है। अजीत पवार भी
शरद पवार जैसे अपने इलाके के राजनीतिक सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमय होने वाले एक चंद्रमा की तरह है। और बिना शरद पवार के अजीत पवार की कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। तो एक तरफ मायावती और चिराग पासवान के सहारे दलित विमर्श का बढ़ता स्तर, दूसरी तरफ राहुल गांधी की नौजवानों को 1-1 लाख रुपए सालाना की गारंटी, तीसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठा एकता, चाहे शहरी मराठों की एकता हो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रति दिखती है, चाहे ग्रामीण मराठों की एकता वो शरद पवार की एनसीपी के प्रति दिखती है, और चाहे विदर्भ इलाके के मराठों की एकता वो कांग्रेस के साथ दिख रही है। तो देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की ये तिपहिया सरकार जो चल रही है, 3 चक्के वाली सरकार, उस 3 चक्के वाली सरकार में एक भी चक्का सलामत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ होते हैं, चिराग पासवान को भी 2 सीटें देने की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत बड़ा गठबंधन। पिछली बार भी मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, दलों और चेहरों के बीच गठबंधन जरूर हो गया था। और इस बार यदि गठबंधन होता है, जिसकी संभावना कुछ लोग जता रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि यह गठबंधन पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर होगा। यह गठबंधन लखनऊ और दिल्ली से नहीं होगा, यह गठबंधन चंदौली के किसी कस्बे से होगा, कानपुर और बुंदेलखंड के किसी कस्बे से होगा, पूर्वांचल के किसी कस्बे से होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कस्बे से होगा। यह दिल्ली और लखनऊ का नहीं होगा। तो एक तरफ शरद पवार की ताकत, प्री पोल और पोस्ट पोल, मायावती की प्री पोल यानी चुनाव के पहले की ताकत, और चिराग पासवान को साथ न रख पाने की मजबूरी, क्योंकि नीतीश कुमार की एक तरफ से सीलिंग जो लगाई हुई, अघोषित सीलिंग जो दिखाई देती है कि या तो नीतीश कुमार रहेंगे या चिराग पासवान रहेंगे, तो किसी एक को छोड़ने की मजबूरी ये भारतीय जनता पार्टी को उस बेचैनी की तरफ ले जाती है, जिस बेचैनी में आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तमिलनाडु, कभी जम्मू कश्मीर, कभी पूर्वोत्तर, कभी उड़ीसा, कभी नवीन पटनायक के साथ अलायंस की कोशिश, कभी चंद्रबाबू नायडू से अलायंस की कोशिश, कभी जयंत चौधरी से अलायंस की कोशिश, इन सारी परिस्थितियों की तरफ कवायद करती हुई दिखाई देती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी का दौरा आप देख रहे हैं, लगातार चल रहा है, 10-8 दिनों का कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं, और इन सारे कार्यक्रमों के पीछे 370 जो बीजेपी कह रही है, 400 जो एनडीए के लिए बीजेपी कह रही है, भूल जाइए। 370 की बात छोड़ दीजिए, 272 के आंकड़े की भी बात छोड़ दीजिए, 272 के करीब भारतीय जनता पार्टी कितना पहुंचेगी? क्या वो 190 पर रुकेगी, या भारतीय जनता पार्टी 220 पर रुक जाएगी, या तमाम कवायद करके 240 तक पहुंच जाएगी? इस हालात के बीच आज की सियासत तब है जब मायावती और चिराग पासवान अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। होने के बाद की स्थिति में क्या बीजेपी 170 या 160 तक चली जाएगी? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन जरूर है। लेकिन याद रखिए, नरेंद्र मोदी राइजिंग स्टार थे 2014 में, और नरेंद्र मोदी डिक्लाइनिंग स्टार है 2024 में। वहीं इसके उलट जाकर देखें तो तेजस्वी यादव राइजिंग स्टार है, उभरता हुआ सूरज राजनीति का। तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार हो, मुकेश सहनी हो, आकाश आनंद हो, रोहित पवार हो, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो है ही। कम्युनिस्ट पार्टियों की ताकत, सीपीआई माले की ताकत उनके साथ है ही। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद क्या लगता है कि देश के 3 सबसे बड़े राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को तय करने में, एनडीए की सत्ता को तय करने में लगभग 150 के करीब सीटें पिछली बार देने में कामयाब रहे थे, उन 150 को बरकरार रखना तो छोड़िए, यदि ये पूरा घटनाक्रम मायावती और चिराग पासवान आ गए और शरद पवार ने जो जज्बा बना रखा है उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वो बना रह गया, राहुल गांधी की गारंटी पर यदि जनता एतबार कर गई, तो इस परिस्थिति में बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए आने वाली है, बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन इन तीनों राज्यों की राजनीति और इन तीनों नेताओं, शरद पवार, चिराग पासवान और मायावती, इन तीनों की भूमिका पर बहुत पैनी नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।